महीना ऐसा होता है कि जिस समय हम जनरली तालाब की तैयारी करते हैं। ये समय तालाब तैयारी के लिए एकदम उपयुक्त होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा तालाब के लिए जो भूमि है उसके चयन में, कि वो आपकी जो भूमि है उसके चारों तरफ बहुत बड़े छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए, जैसे कि पीपल है या आपका बरगद है या इस तरह के जो बड़े छायादार वृक्ष हैं ये नहीं होने चाहिए। यदि पूर्व पश्चिम की दिशा में आपके तालाब के लिए भूमि मिल रही है तो वो उपयुक्त मानी जाती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि पूरब और पश्चिम की दिशा में अक्सर हवाएं चलती हैं, जिससे आपके पानी में लहर उठती है और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में घुल जाती है। तालाब के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है वो बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसमें लगभग 80% तक आपकी जो है चिकनी मिट्टी और बाकी मटेरियल होते हैं और 20% तक लगभग आपको बालू होता है। यदि हम तालाब के मरम्मत के बारे में लेते हैं तो ये समय इतना उपयुक्त होता है कि इस समय तालाब पूरा सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें धीरे धीरे मिट्टी जो है नीचे जो कीचड़ होता है वो सूख करके पपड़ी की नुमा बन जाता है और वो धीरे धीरे जगह जगह से क्रैक होने लगता, फटने लगता है। तो तालाब की स्थिति जब इतना तालाब सूख जाए कि वो फटने लगे तो वो बेस्ट मानी जाती है। उसी समय आप तालाब को जुतवा दें, या यदि बहुत ज्यादा कीचड़ है तो उसको संभव हो सके तो 1 फीट तक का कीचड़ निकलवा दें और उसके बाद उस तालाब को उसको जुतवा दें। जुतवाने के उपरांत उस तालाब को कम से कम 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद आप उसमें जो है गोबर की खाद 20 से 25 टन और यूरिया लगभग 40 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सिंगल सुपर फॉस्फेट ये 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर दें। उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे मत्स्य पालन तालाबों में कभी आप डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि डीएपी से अमोनिया रिलीज होता है और अमोनिया हमारे मछली के बच्चों के लिए, मछलियों के लिए जहर का काम करता है, टॉक्सिक होता है। इनके अलावा और आप चाहे तो 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आधार पर चूना डालते हैं, जो कि वहाँ के पूरे तालाब के आपके एनवायरमेंट में कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ाता है, प्लस साथ ही साथ और जो हानिकारक परजीवी हैं उनको मारता भी है। ये सब डालने के बाद आप तालाब को 1 दिन छोड़ करके फिर आधे फीट तक उसमें पानी भर दें, आधे मीटर। जब आप आधे मीटर पानी भर देंगे और उसको तालाब को 15 दिन तक के लिए छोड़ देंगे तो 15 दिन के बाद वो तालाब आप देखिएगा एकदम गहरा हरे कलर का हो जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके तालाब में जो आपने उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई है, उन्होंने अपना काम करते हुए आपके तालाब में पर्याप्त मात्रा में प्लवक का उत्पादन कर दिया है। ये सब प्रक्रिया करने में लगभग आपका 1.5 महीना लग जाता है। उसके बाद आपको करना ये है कि आप उस तालाब को आधे मीटर से करके 1.5 मीटर तक उसमें पानी भर दीजिए, 1 मीटर से 1.25 मीटर पानी भर दें और उसके बाद उसको 15 दिन के लिए छोड़ दें। उस समय तक जब तक कि आपके तालाब में पर्याप्त मात्रा में पूरा पानी का रंग हरा ना हो जाए। जब आपके पानी का रंग इस तरह का हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपने एक बच्चे को उसमें संचय करने की तिथि निर्धारित कर लीजिए और जब बच्चा संचय करना हो तो उसके 5 दिन पूर्व आप अपने तालाब में 50 किलो से 1 कुंटल तक चूने का छिड़काव कर दें, ताकि उसमें जो भी परजीवी इस तरह से हो या जो पानी का गंदलापन है वो, और यदि कोई हानिकारक चीज हो तो वो सब उसमें खत्म हो जाए और वो नीचे बैठ जाए, ताकि बच्चे को कोई नुकसान न हो। और उसके 5 दिन के बाद आप बच्चे की स्टॉकिंग कर सकते हैं उसमें। इस तरह से तो हमारे तालाब का निर्माण कराया जाता है। फूलों के अंतर्गत हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में डच रोज की खेती के बारे में, जो कि किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्योंकि अन्य फूलों की तुलना में इसकी खेती में लागत ज्यादा है, परंतु इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं और अधिक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। परंतु हम यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इसकी खेती केवल अपना लेने मात्र से ही आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, जब तक कि इसमें दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो फसल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। फलस्वरूप डच रोज की खेती से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि इसके प्रबंधन कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन, पौध सुरक्षा तथा पॉली हाउस का वातावरण प्रबंधन आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं।
अतः किसान भाइयों, अगर आपने डच रोज की खेती अपना रखी है तो इस फसल में इस समय इन बिंदुओं का किस प्रकार से प्रबंधन करें, इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर शर्मा से। ये 1008 स्क्वायर मीटर का 2 पॉली हाउस लगा रखे हैं। एक बेड पर 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 रो गुलाब की लगाई हुई है। पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर का है और इनके 45 सेंटीमीटर का दोनों लाइनों के बीच में दूरी है। इरिगेशन के लिए इसमें ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है जो तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट प्रतिदिन मैं इसमें पानी देता हूँ। इसी के साथ में फर्टिलाइजर आती है। इसमें दिन में 3-4 बार इसमें मिस्ट चला देते हैं जो 1 मिनट आधा मिनट के लिए मुश्किल से चलाया जाता है। ये इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए चलाया जाता है। पानी की मात्रा गर्मियों में जरा सी बढ़ जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है, एक ग्रीन हाउस को 800 ग्राम के आसपास पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट ये ड्रिप के साथ में दी जाती है। अल्टरनेट डेज चलता है, एक बार नाइट्रेट और एक बार फॉस्फेट, ये इसकी ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं। फिर एक दिन इसमें हम ह्यूमिक एसिड, उसकी मात्रा तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर डाला जाता है। उसको 0.1 ग्राम के आसपास डालते, ज्यादा नहीं डालते उसको। वो ग्रोथ के लिए और इसके पत्तियों में शाइनिंग वगैरह आती है, ग्रोथ लेती है। फर्टिलाइजर का पूरा उपयोग उससे हो जाता है। साथ एक दिन के लिए सल्फेट साइड डालते हैं तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और NPK इनका मिक्सचर आता है अलग से, उसको हम काम में लेते हैं। जब बड हमारे इस मटर की साइज की होती है तब इसके ऊपर इसमें कैप चढ़ा दी जाती है। इसमें हर बड के ऊपर कैप लगाई जाती है। इस कैप को लगाने के बाद में 5-7 दिन में बड मार्केट में जाने के योग्य हो जाती है। बड लगाने का ये फायदा है कि एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी सुंदर बनती जाती है, दूसरा ये है कि इसका जीवन 2-4 दिन इससे बढ़ाया जा सकता है। फूल लेने के लिए इसमें मोटी स्टेम देखी जाती है, मोटी स्टेम की कटिंग कर देते हैं। पहली कटिंग इसमें 5 पत्ती पे होती है, उसके बाद में उसमें से वापस नई स्पाउटिंग होती है, तो उसको 45 दिन में वो वापस मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे तो इसमें बेंडिंग की जाती है, लेकिन मैंने इसको बिना बेंडिंग के तैयार किया है और बेंडिंग की जगह मैं इसमें स्टैंडिंग में ही लीफ एरिया मेंटेन कर रहा हूँ और अभी उत्पादन भी अच्छा चल रहा है। किसान भाइयों, ये तो हुए इस किसान के अनुभव, और अधिक जानकारी हेतु मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर से। किसान भाइयों ने डच रोज की खेती पॉली हाउस में कर रखी है, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं, जब भी उनको बीमारी या कीड़े का प्रकोप दिखाई दे तुरंत उसका उपचार करें। खासकर रोजाना पत्तों को और फूलों को ध्यान से देखना चाहिए। यदि किसी तरह के बीमारियों के या कीड़ों के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत छिड़काव करें। कीड़े और बीमारियों का प्रकोप मौसम के अंदर अधिक तरह के कारण आता है। कई बार यदि नमी ज्यादा हो जाती है और लगातार ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आ सकता है। कई बार दिन और रात के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण भी इसमें बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। मुख्यतः जो सावधानी इनको रखनी पड़ रही है वो है, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू की यहाँ पे समस्या आ रही है। इसमें गुलाब के पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद पाउडर सा जम जाता है और ये फफूंद की बीमारी है। यदि इसका समय पे कंट्रोल नहीं करें तो ये पूरे पॉली हाउस के अंदर फैल सकती है और गुलाब को काफी क्षति इससे होती है। तो इससे बचाव के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ कीड़ों के अंदर माइट्स का प्रकोप देखा गया है। माइट्स को खत्म करने के लिए पेगासिस है, ओमाइट है, इथियोन है आदि एकेरिसाइड्स के स्प्रे की इनको सलाह दी गई है। इसके लिए पेगासिस को 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से और ओमाइट की 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए ताकि माइट्स की समस्या इसके अंदर नहीं हो। यदि माइट्स का ज्यादा इन्फेक्शन है तो 4-5 दिन के अंतराल में करना चाहिए, अन्यथा 8-10 दिन के अंतराल पर भी किया जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखें और यदि कई बार जैसे इस तरह की समस्या आ रही हो तो तुरंत उसका उपचार करें, क्योंकि यदि समय पर इसका फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं किया तो काफी ज्यादा लॉस फसल को हो सकता है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु अन्नदाता लेकर आया है निःशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार साय 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ।
हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें अपनाकर वो अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो किसान भाई अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं या अपनाए हुए हैं, तो इस व्यवसाय से अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है कि मुर्गियों की शुरुआती अवस्था से ही देखरेख ठीक प्रकार से की जाए, जैसे स्थान का चयन, चूजों का चयन तथा इनके भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर उचित आहार प्रबंधन इत्यादि। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई यह व्यवसाय अपना तो लेते हैं परंतु इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मुर्गियों का तेजी से विकास नहीं होता है, जिसका प्रभाव उनके अंडा उत्पादन पर पड़ता है और कुक्कुट पालक भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः कुक्कुट पालक भाइयों अंडा उत्पादन हेतु किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर सीबी सिंह। प्रमुख पहलुओं में अगर हम देखें तो इसमें सबसे प्रथम जो है इसकी नस्ल या प्रजाति का चयन। तो प्रजाति के चयन में किसान भाइयों को जो अच्छी नस्ल के जो चूजे और किसी विश्वसनीय हैचरी से जो वो हमेशा क्रय करनी चाहिए। दूसरा जो है इसका आवास व्यवस्था जो बड़ी प्रमुख व्यवस्था होती है मुर्गी पालन में, और आवास व्यवस्था जितनी साफ सुथरी और अच्छी और शुद्ध हवा का आवागमन जिसमें हो उस तरह की अगर होगी तो ये व्यवसाय किसान के लिए उतना ही लाभकारी हो सकता है। आवास व्यवस्था में सबसे मुख्य जो रोल होता है मुर्गी पालन में वो होता है बिछावन व्यवस्था का। तो बिछावन व्यवस्था हमेशा जो है मुर्गी पालकों को जो है सूखी और अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बिछावन व्यवस्था में मॉइस्चर या जिसको हम नमी कहते हैं अगर होगी तो इसमें बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खासकर जो है बिछावन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है आहार भी एक प्रमुख पहलू होता है और कुल व्यवसाय पे जो खर्चा आता है उसका लगभग जो है 70 से 75% जो है वो केवल आहार पे जाता है। जो हमारे किसान या मुर्गी पालक किसान भाई हैं वो स्थानीय अवयवों का उपयोग करके जो है आहार को संतुलित भी बना सकते हैं और सस्ता भी बना सकते हैं। इसमें जैसे मक्का, गेहूं, चावल या सोयाबीन, और इसमें जो अन्य तत्व जो है जैसे सोयाबीन मील या फिश मील या बोन मील, इनको हम बाहर से क्रय करके जो है स्थानीय अवयवों के साथ मिला करके हम आहार को सस्ता बना सकते हैं। और जो पक्षियों को हम आहार देते हैं तो आहार हमेशा जो है गर्मी के दिनों में खासकर बदलते मौसम में हम जो है सुबह और शाम जो दिन का जो कूलेस्ट पीरियड होता है या ठंडा समय होता है उस समय हम जो है आहार को देना चाहिए। दूसरा जो है पानी इन दिनों में जो है खासकर जो है स्वच्छ, ताजी और ठंडा जो बढ़ते हुए तापक्रम क्रम में या हीट स्ट्रोक की जो समस्या आती है तो उनसे जो है पक्षियों को बचाया जा सके। अंतिम जो पहलू होता है इसमें वो होता है प्रमुख रोग। तो मुर्गियों के वैसे तो हम देखें तो बहुत सारे रोग हैं उसमें, जैसे बहुत सारे जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित जो है तो काफी रोग होते हैं, और इनमें कुछ रोग ऐसे हैं कि इनका एकमात्र उपाय केवल टीकाकरण होता है। जैसे रानीखेत है, गम्बोरो है, फाउल पॉक्स है, मैरेक्स है, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। और इन रोगों की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को प्रशिक्षित व्यक्ति से या पशु चिकित्सालय के माध्यम से हमेशा जो है सही समय पर और सही तरीके से जो है इनका टीकाकरण करा देना चाहिए, ताकि इन बीमारियों से पक्षियों की जो है हमेशा के लिए सुरक्षा हो उसमें जो। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके जो हमारे किसान भाई हैं वो पक्षियों को बदलते मौसम में स्वस्थ रख करके उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, व्यवसाय को लाभकारी बना सकते हैं। इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम का मिजाज कृषि कार्यों हेतु? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर स्थित कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर
इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जनपदों में इस सप्ताह इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, धूप की तीव्रता कम रहने, दिन के तापमानों में हल्की वृद्धि होने से अधिकतम तापमान 30.2 से 36.5 डिग्री सेल्सियस, रात्रि के तापमान कम बने रहने से न्यूनतम तापमान 17.5 से 19.8 डिग्री सेल्सियस रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 60 से 73% व दोपहर के समय हवा में नमी की मात्रा 38 से 40% रहने तथा हवा 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने और कुल मिलाकर इस सप्ताह इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के संबंधित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की शेष बची फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य शीघ्रातिशीघ्र इस सप्ताह समाप्त कर लें। मड़ाई के बाद विनोवर की सहायता से अनाज की भली भांति सफाई करवाएं। ठंडा हो जाने पर बोरों में भरकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। अतिरिक्त अनाज को बाजार में बेच दें। किसान भाई सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में सभी प्रकार के पशुओं को गर्मी के मौसम में हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु चारे की फसलों जैसे मकचरी, ज्वार, लोबिया आदि की उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई इस सप्ताह प्रारंभ कर दें। आगामी खरीफ मौसम में धान से भरपूर पैदावार लेने के लिए खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं मृदा की भौतिक दशा सुधारने हेतु सलाह दी जाती है कि जिन कृषक भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हों वे गेहूं की फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेत में हरी खाद वाली फसलें जैसे सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया आदि में से किसी की इस सप्ताह बुआई करें। अन्य खेतों की एक प्लाऊ चलाकर गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें। आगामी खरीफ मौसम में मक्का, धान तथा अन्य फसलों के आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाएं। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर आम तथा लीची के पेड़ों के थालों में सिंचाई करें, जिससे फलों की वृद्धि ठीक प्रकार से हो सके तथा फलों का झड़ना भी रोका जा सके। खेतों में खड़ी सब्जी की कद्दू वर्गीय तथा अन्य फसलों जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि में से खरपतवार निकालकर सिंचाई करें। बढ़ती गर्मी एवं धूप के प्रभाव से पशुओं को बचाएं। अधिक दूध उत्पादन देने वाले भैंस को छायादार स्थान में बांधें तथा उन्हें संतुलित आहार खिलाएं। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने में लगभग 1.5 माह शेष है, अतः पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों के बचाव हेतु इस समय उचित टीकाकरण कार्यक्रम अपनाएं। इसके लिए 6 माह से अधिक उम्र के पशुओं को लंगड़ी एवं गलाघोंटू रोगों से बचाव हेतु भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में बना मिश्रित टीका लगवाएं। साथ ही जिन पशुपालकों ने अपने पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी से बचाव हेतु अभी तक टीका नहीं लगवाया है, तो वे पशु सुरक्षा हेतु शीघ्र ही इसका टीका 4 माह से अधिक उम्र वाले पशुओं को लगवाएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। कार्यक्रम में बाकी हैं अभी और जानकारियां, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है सहसपुर हरिद्वार से शैलेंद्र चड्ढा ने। आप पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च से अच्छा उत्पादन लेने हेतु खड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। और यहाँ आप देख रहे हैं जो हमने खेती लगी हुई है, ये पॉली हाउस के अंदर हमने कलर्ड कैप्सिकम रंगीन शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे मल्च से फायदा ये होता है कि एक तो जो नीचे मॉइस्चर है, जो पानी और खाद हम देते हैं ड्रिप के थ्रू, वो भाप बन के उड़ जाता है। इससे वो वहाँ मॉइस्चर वहीं रिटेन होता है, वो भाप बन के उड़ नहीं पाता, वो वहीं उड़ता है और वहीं जमीन में मॉइस्चर बराबर मेंटेन रहता है। दूसरा, जो पौधे की जड़ें हैं उसको तापक्रम बराबर सही मिला रहता है, जिससे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तीसरा, इसमें जो मल्च का फायदा है कि जो भी बीमारियां एफिड है या थ्रिप्स है वो सिल्वर कलर को अफेक्ट करती है, तो वो सीधे इस पन्नी पे जाकर बैठता है और पन्नी गर्म होने की वजह से इस पे जल के चिपक के मर जाता है। इसके बाद हम इसमें नीचे ड्रिप लाइन जो पड़ी हुई है, जिससे खाद और पानी हम टोटल ड्रिप लाइन के थ्रू ही दे रहे हैं। जब मल्च बिछा के हमने ये पौधे को हमने हर 30 सेंटीमीटर पे हमने पौधा रख दिया, लाइन से लाइन की दूरी हमने 50 सेंटीमीटर रखी, पौधे से पौधे की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर रखी। उसके बाद हमने पौधा लगा दिया। इसमें हमने तैयार करने से पहले हमने इसमें जो हमारा आधा बीघे का ये 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, इसमें हमने 50 किलो हमने एनपीके 12-32-16 और 1 कट्टा सिंगल सुपर फॉस्फेट का हमने बेड पे ही बेड बनाने से पहले हमने खेत में मिला दिया था, और उसके बाद हमने इसको रेस बेड बनाया। ट्रांसप्लांट करने के बाद जब हमारा पौधा ट्रांसप्लांट हो गया, 15 दिन के बाद हमने जब पौधा हमारा 4 पत्ती का हो गया, तो हमने पौधे को टॉप पिंचिंग कर दी, जिसको ऊपर से काटना कहते हैं। ऊपर से हमने काट दिया, जिससे कि पौधे की 2 या 4 शाखाएं पौधे की और निकल गई। उसमें से हमने 2 शाखाएं जो अच्छी शाखाएं और हैवी शाखाएं थी, जो रास्ते की तरफ ना आ रही हो, उनको हमने छोड़ दिया। उसको बाद में हम धागे से बांध देते हैं, जिससे कि पौधा हमारा गिरे ना, क्योंकि शिमला मिर्च की अगर पौधा गिरेगा तो डंडी टूट जाएगी। साथ ही हम जो नीचे से जो पुराने पत्ते जाते हैं, इसके जो पत्ते काले पड़ जाते हैं या ज्यादा पुराने हो जाते हैं, उन पत्तों को हम काट देते हैं। इसके बाद हम बराबर इसमें जो हमारा 15 दिन तक के बाद हम इसमें 19-19-19 का 400 ग्राम पर एकड़ का रेशो होता है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हम इसमें देते हैं ड्रिप के द्वारा। तो इसमें हम 100 ग्राम 19-19-19 जो है हम रोज दे रहे हैं। ये हमारा चलता है जब तक हमारा फल टूटना, फूल आना तक हम 19-19-19 का प्रयोग करते हैं। और 19 जब फूल हमारा फल सेट होने लगता है, उस समय पे हम 19-19-19 को बंद कर देते हैं। 13-0-45, 12-61-0 और यूरिया, इन 3 चीजों को हम अलग अलग रेशो में, जो हमारी रिकमेंडेड रेशो है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इसको ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। हफ्ते में 1 दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बोरोन इसको हम देते हैं। साथ ही हर इसके बीच में उसके बाद हम जब अल्टरनेट फ्रूटिंग पे हम आ जाते हैं, तोड़ने पे हार्वेस्टिंग होता है हमारा, तो फिर हमारा उसके साथ साथ हम उसमें 0-0-50 को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रक्रिया रहती है। साथ ही अपने पौधों को देखते रहते हैं कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर कहीं जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं हमें, तो हम उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए संबंधित जो भी हमारी बीमारी आ रही है, उससे संबंधित दवाई का स्प्रे कर देते हैं। अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ।
किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। इलाहाबाद में छात्रों और वकील के बीच चले बम और गोलियां, निजी हॉस्टल को खाली कराने गया था वकील। इलाहाबाद में भाजपा विधायक ने पुलिस की मौजूदगी में की है गुंडागर्दी, विवादित प्लॉट में की है तोड़फोड़, लगाया अपना बोर्ड। आगरा में सपा नेत्री सिमी कोहली हत्याकांड में मिली अहम कामयाबी, पुलिस ने होटल से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में शादी के मंडप से दुल्हन प्रेमी संग फरार, सदमे में पिता को पड़ा हार्ट अटैक, अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। और बहराइच में दंपत्ति पर सरेआम लुटेरों ने ढाया कहर, धारदार हथियार से हमला कर लूटे 24,000 रुपए, पति की मौत, पत्नी घायल। नमस्कार, अपना यूपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। सबसे पहले लखनऊ से खबर, जहां पर आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे में रेप की 4 वारदातों से राजधानी लखनऊ यहां दहल गई है। कैंट, काकोरी, ठाकुरगंज, PGI में रेप की वारदातें हुई हैं। दरिंदों ने इन सभी जगह पर मासूमों को यहां अपना शिकार बनाया है। महिलाओं की सुरक्षा करने में SSP फेल साबित हुए हैं। लखनऊ SSP जे रविंदर गौड़ एक बार फिर यहां फेल साबित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 रेप की वारदातें हुई हैं। पुलिस के पास महिलाओं की सुरक्षा की कोई दवा नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि नगर प्रमुख यहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुआ मांगेंगे। हनुमान जयंती पर मेयर यहां सुरक्षा मांगेंगे महिलाओं के लिए। कैंट, काकोरी, ठाकुरगंज, PGI में रेप की वारदातें सामने आई हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 वारदातों से राजधानी लखनऊ दहल गई है। तो लखनऊ के PGI थाने के बाबू खेड़ा का मामला है। आपको बताएं कि एक समारोह में भाग लेने पहुंचे 5 साल की मासूम के साथ उमेश यादव नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पेशे से मजदूर है ये आरोपी, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आगरा में सपा नेत्री सिमी कोहली हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों नितिन गुप्ता और प्रीति कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर 15,000 का इनाम था। ताजगंज इलाके के एक होटल से इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो आगरा में सपा नेत्री सिमी कोहली हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपी